वफाकी हुकूमत का जो बड़ा इकदाम है उस पर भी बात कर लेते हैं। रावलपिंडी में 6 महीने के लिए फ़ौज तैनात करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, मंजूरी हो चुकी है और फ़ौज तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 के तहत दी गई है। 3 कंपनीज अफवाज पाकिस्तान की 6 महीने के लिए रावलपिंडी में ही तैनात रहेंगी। सिक्योरिटी थ्रेट कैन बी द रीज़न? जी, सिक्योरिटी थ्रेट भी एक रीज़न है। फिर कुछ लोगों की ये राय है कि 27 सितंबर का जो अडियाला की कॉल है, क्योंकि वो डीजॉक की कॉल नहीं है, वो अडियाला की कॉल है, तो उसके लिए भी है। और वैसे भी इस वक्त जो आलमी हालात हैं, हमारा GHQ हुआ है, पिंडी बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है, तो उसकी सिक्योरिटी करने के लिए मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है। हम वहाँ पे हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, GHQ है, तो उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। वैसे तो मेरी राय है कि 27 सितंबर वाली कॉल जो है वो कॉल ऑफ हो जानी चाहिए सोहेल अफरीदी साहब की, लेकिन अभी तक चूँकि वो कॉल अपनी जगह मौजूद है और ऐसा लगता है कि अगर वो KP से कोई जत्था लेकर आएंगे और अडियाला की तरफ पिंडी जाना चाहेंगे, तो फिर उस मौके पर भी चूँकि पिंडी में हसास तनसीबात हैं, हसास दफातर हैं, तो फिर वहाँ ज़रूरत तो होगी ना फ़ौज की कि फ़ौज उनकी हिफाजत करे। अच्छा, मुश्तरका अपोजिशन अलायंस जा सकता है इस तरफ के सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए और लॉन्ग मार्च के ज़रिए से हुकूमत में तब्दीली की जाए? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा थ्रेट है? नहीं, मुतहदा अपोजिशन तो नहीं उसमें होगी। मैं नहीं समझता फजलुर रहमान साहब सड़कों पे होंगे। हाँ, खामोशी थी उनकी तरफ से सड़कों पर निकलने के मामले में। हाँ, मेरे ख्याल में सोहेल अफरीदी साहब की जो कॉल है ना, वो अपनी कॉल के सिलसिले में 27 सितंबर को जो निकलेंगे उसकी जरूर पेशबंदी की जाएगी। उसमें तो ऐसी पेशबंदी अब करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें अटक का पुल ही ना पार करने दिया जाए। ठीक है। मुज़म्मिल साहब, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। बहुत से लोग बात कर रहे हैं जो बल्कि मुलाकातें दोनों बहनों की इमरान खान साहब से हुई हैं, डॉक्टर उज़मा की भी हुई है, इसके अलावा नौरीन नियाज़ी साहिबा की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। कुछ पैगाम भिजवाया गया है बानी PTI की तरफ से और उस पैगाम के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पैगामात हो सकते हैं जो पब्लिक में भी तक फिलहाल अनाउंस नहीं किए गए, पार्लिमानी कमेटी के सामने हो सकता है कि पेश किए गए हो, बात की गई हो? इस हवाले से आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम क्या पैगाम हो सकता है? नहीं, जो इतलात आई हैं वो ये हैं कि जो नौरीन नियाजी वाली मुलाकात थी, खान साहब सोहेल अफरीदी से बहुत नाराज़ हैं, उसकी कारकर्दगी से बहुत नाराज़ हैं, उसकी परफॉर्मेंस से बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने सोहेल अफरीदी को फाइनल वार्निंग भेजी है कि मैं आपको हटा दूंगा, तुम्हारे पास दिन कम है। हाँ, असल तो अल्टीमेटम जो आया है जेल से वो सोहेल अफरीदी को आया है कि तुम्हारे दिन ख़त्म हो गए हैं। अगर तुम कुछ नहीं कर सके, तुम बिल्कुल एक नाकाम हो, ना तुम स्ट्रीट मूवमेंट कर सके, ना तुम मेरे लिए कुछ कर सके, तुम्हें वज़ीर आला बनाने का हमें फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है। जो ख़बरें आई हैं वो ये हैं कि खान साहब सोहेल अफरीदी से बहुत नाराज़ हैं और सोहेल अफरीदी से बहुत नाउमीद हैं और उन्होंने सोहेल अफरीदी को फाइनल वार्निंग भेजी है कि मैं नया वज़ीर आला ले आऊँगा और आपकी छुट्टी करा दूँगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुलाकातें हैं वो सोहेल अफरीदी पर भारी पड़ी हैं और किसी पर भारी नहीं पड़ी। मुज़म्मिल साहब, खबरें कुछ ये भी गर्दिश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे एक मुलाकात असरअंदाज हुई है। एक मुलाकात जो आपको याद होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की हुई थी, इसमें कितनी सदाकत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसको असरअंदाज हुई है। देखें, ये मोहसिन नकवी साहब ज़रूर PTI के साथ बातचीत में इन्वॉल्व हैं। आपने सोहेल अफरीदी साहब की और मोहसिन नकवी की राजो न्याज की फ़ोटो भी देखी होगी जी। और आज बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट पिटीशन में मोहसिन नकवी साहब का भाई का नाम नहीं है और शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया है, ताज़ा खबर आई है मोहसिन नकवी PTI का भाई है, लेकिन वो एक ब्रिज के तौर पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम हो रहा है जो PMLN की गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हो रहा होगा या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गवर्नमेंट की डोमेन से बाहर हैं। अच्छा, रॉयटर्स भी मुज़म्मिल साहब क्लेम कर रहा है कि PTI में एक बड़े करीबी शख्स हैं, बड़े अहम शख्स हैं जो कि इमरान खान के साथ ही हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखती है, इसीलिए मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए। तो डील या ढील की जो खबरें गर्दिश कर रही है, इसका मतलब कि काफ़ी सदाकत है उनमें? नहीं, मुझे नहीं लगता काफ़ी सदाकत है।
अगर देखें, ये दुरुस्त है कि पीटीआई जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं कर रही, अभी पिछले 3-4 दिन से भी नहीं कर रही, लेकिन 2-3 दिन से तो नहीं आइस मेल्ट हो जाती। एक आपने जब तक 9 मई पे माफ़ी नहीं मांगेंगे, देखिए पहला कदम जब होगा जब 9 मई पे माफ़ी मांगी जाएगी। देखें, ये पहली शर्त है, पहला जो सीढ़ी का पहला कदम है वो है 9 मई पे माफ़ी मांगना। उसके बाद आगे बातचीत चलनी है। अगर 9 मई पे माफ़ी मांगे बगैर बातचीत आगे चली तो फिर तो एस्टेब्लिशमेंट का केस ही ख़त्म हो जाएगा। उनके पास कोई केस ही नहीं है, उनका तो केस ही 9 मई है कि हम पर हमला किया गया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ जब तक 9 मई की माफ़ी की वीडियो नहीं आएगी तब तक आप जितनी मर्जी ढील की खबरें दे दें, वो सच नहीं साबित हो सकती। पहली शर्त आपको पता है, मुतअद्दिद बार डीजीआई एसपीआर इस पर कह चुके हैं कि 9 मई पे उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि खुदा के लिए अदालत के फैसले पर अमल दरामद होने दें, क्योंकि कुछ लोग चाहते नहीं है कि हालात नॉर्मल हो जाएं। ये पता नहीं कुछ लोगों की तरफ, किन लोगों की तरफ उनका इशारा है, गुत्ती नहीं सुलझ रही। मेरे ख्याल में अदालत के फैसले पर अमल हो गया है और ये बात बैरिस्टर गौहर को पता है। डॉक्टर फैसल नहीं थे ना उस बोर्ड का हिस्सा, डॉक्टर फैसल थे ही नहीं। कुछ जरूरी नहीं है, डॉक्टर उस्मा मौजूद थी ना, डॉक्टर उस्मा मौजूद थी तो मतलब काफ़ी हो गया। और वो उस वक़्त वो उधर थे, वो ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। डॉक्टर फैसल कोई पाकिस्तान के सबसे बड़े नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर तो नहीं है कि उनके अलावा कोई डॉक्टर देख ही नहीं सकता। जब उनकी बहन मौजूद थी तो फैमिली मौजूद थी और वो डॉक्टर भी थी। अदालत के अहकामात थे दरअसल मुज़म्मिल साहब, वो जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ बार-बार इस मुद्दे को बार-बार सामने रखती है कि बेसिकली अदालत का अहकामात थे कि अदालत के अहकामात थे कि उनका इलाज कराया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। ये दोनों बातें प्रूव हो गई। शिफा के डॉक्टर्स पिम्स में आ गए। बिल्डिंग तो कोई अहमियत नहीं रखती, डॉक्टर्स अहमियत रखते हैं। अगर शफा के डॉक्टर्स ने पिम्स में आकर देख लिया तो क्या हो गया? आपके ख्याल में बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है या डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है? डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर्स पर भी एतराज तो उठाया है। डॉक्टर उस्मा ने कहा है कि डॉक्टर्स भी बिल्कुल उनके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, जो ड्रॉप्स थे जिस तरह से डाले गए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। आपको लगता है कि अदालत से तहरीक-ए-इंसाफ के हक में कोई फैसला आएगा कि दोबारा से इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है? चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता। सूरत हाल आने वाले टाइम में बड़ी कशीदा नज़र आ रही है और तुर्की ने दरअसल नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गजा जाने वाली जो इमदादी बहरी बेड़ा था उस पर कब्जा और रजाकारों की गिरफ्तारी के मुकदमे में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। मुज़म्मिल साहब, शाम के एक फ़ौजी अड्डे पर हमला भी जो इसराइल की तरफ से किया गया है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तुर्की और इसराइल आमने सामने, और कशीदगी आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। जंग फैलती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, तुर्की ने अपनी कुछ फ़ौज और कुछ अपनी फ़ौजी साजो सामान शाम मुंतकिल किया है। उसमें आर्म्ड व्हीकल्स हैं और चीज़ें हैं, और इस वक्त शाम में तुर्क फ़ौज मौजूद है। तो पहली बात तो ये समझें कि इसका मतलब है टर्की ने इजराइल को ये कहा है कि अगर आप शाम पर हमला करेंगे तो फिर तुर्की शाम का दिफा करेगा। इस हवाले से वैसे तो शाम पर हमले पर 12 मुल्कों के इस्लामी मुल्कों की एक प्रेस रिलीज भी आई है जिसमें यूएई मजम्मत की, जिसमें यूएई भी शामिल है जिसने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया हुआ, ठीक है ना, और जिसके इसराइल से ताल्लुकात हैं, उसने भी साइन किया है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि ये टर्की और इसराइल की जो टेंशन है ये बढ़ती हुई नज़र आती है। एक तो इसराइल में इंतखाबात हैं 27 अक्टूबर को, दूसरा ये है कि आपको पता है पहले गोलान की पहाड़ियाँ पहले ही इसराइल ले चुका है, वो शाम के मज़ीद हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, और टर्की ये नहीं चाहता कि इसराइल जो है वो एक्सपैंड करे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है। टर्की और इसराइल की टेंशन जो है, पहले हम ईरान अमेरिका टेंशन देख रहे थे, सऊदी अरब और हुसियों के दरमियान टेंशन देख रहे थे, रूस यूक्रेन लड़ाई देख रहे थे, अब हमें टर्की और इसराइल के दरमियान भी एक जंग का माहौल नजर आता है। और टर्की, लेकिन इसमें एक और बात है, टर्की के ऊपर हमले का मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरब तो फॉर श्योर हैं ही हैं, और हमारे मुल्क में भी ये जंग फैलती नजर आ रही है, क्योंकि हम ईरान और अमेरिका सूरत हाल को देख रहे हैं कि मुज़ाकरात से ज़्यादा वो जंग की तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं। हालात नॉर्मल नहीं हो रहे। नहीं, आप देखें टर्की नेटो का भी मेंबर है जी। टर्की अगर मक्का डिफेंस पैक्ट का मेंबर है तो टर्की नेटो का भी मेंबर है,
और टर्की पर हमला जो है वो नेटो पर हमला भी होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई शाम की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। तो शाम की सरजमीन पर जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो टर्की पर हमला तो नहीं होगा। अगर ये लड़ाई अगर इजराइल ने शाम पर हमला किया और टर्की वहाँ से इजराइल को जवाब देता है तो फिर मेरा ख्याल है डिफेंस पैक्ट्स जो हैं वो इस तरह एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि डिफेंस पैक्ट्स तो तब एक्टिव होंगे जब इजराइल टर्की पर हमला करेगा। अगर लड़ाई शाम में लड़ी जाएगी और तुर्की की फौजें शाम में मौजूद होंगी और वहाँ से इजराइल के साथ लड़ी होंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ये मक्का डिफेंस पैक्ट आएगा। लेकिन ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान और टर्की के डिफेंस टाइज बहुत मजबूत हैं और ये भी ठीक है कि अब चूँकि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब जॉइंटली एक डिफेंस पैक्ट में हैं तो अगर टर्की को जंग लड़ा होगा तो पाकिस्तान और सऊदी अरब यकीनन टर्की की मदद कर रहे होंगे। और ये तो नहीं हो सकता कि आप एक डिफेंस पैक्ट में हों और फिर आप उनकी मदद ना करें। जैसे मार्का हक में तुर्की ने हमारी मदद की ना, चाइना ने भी की। तो आपको पता है इंडिया बहुत सख्त टर्की से नाराज भी हुआ इसके ऊपर। तो टर्की के पास तो वैसे अपनी बहुत अच्छी फौज है, ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, वो एक अच्छी ताकत है। तो मेरे ख्याल में ये इजराइल को पहली दफा कोई सही मुल्क मिलेगा लड़ने के लिए अगर ये लड़ाई हुई, वरना वो इजराइल को तो आदत है ना गजा के मासूम बच्चों पे बमबारी कर ली, लेबनान में उन मुल्कों पे हमला करता है जो उसको जवाब नहीं दे सकते। आज भी इजराइल ने एक ड्रोन से एक ट्रक को निशाना बनाया है शाम में जी। और उन्होंने ड्रोन मारा है जिसने एक ट्रक को निशाना बनाया है जो फूड जिसकी लेके वजह जा से रहा कुछ था। हलाकतें हुई हैं। तो एक टेंट फूड लेके जा रहा था। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये शाम जो है अब एक नया महाज जंग हमें नज़र आएगा और वहाँ पर टर्की, इसराइल और क्या जो है ये टेंशन जो है आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि टर्की जो है वो मौजूदा जो शाम की हुकूमत है उसको बहुत सपोर्ट करता है, अहमद अल-शरा की। और वो और टर्की उसको बचाने के लिए टर्की जो है तैयब एर्दोगान ने अपनी फौजें जो हैं वो शाम में भेजी। इजराइल की तरफ से मुसलसल थ्रेट तो रहा है टर्की के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी फॉर श्योर, लेकिन ये है कि आने वाले हालात हमें कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। सिग्नल्स तो बड़े अजीबो गरीब किस्म के मिल रहे हैं, अलार्मिंग सिचुएशन है। खैर मुज़म्मिल साहब